नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आपका अपना परिवार, आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट DGP में। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में सक्सेस पॉइंट DGP में। तो चलिए आज आप लोग के बीच में फिर से एक टॉपिक, वही सारा टॉपिक लेके आए हैं जो कि ऑलरेडी एक क्लास इनका हो चुका है। वही टॉपिक इसका भाग 2 जो कि नहीं हो पाया था एक क्लास में, तो उसी का भाग 2 लेकर आए हैं आपके बीच में। जो कि राष्ट्रपति चल रहा था, राष्ट्रपति एक टॉपिक था जो कि पॉलिटी का, वही चल रहा था। इसका भाग 1 ऑलरेडी हो चुका है और इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरीज है वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और थ्योरी हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो नींव से ही ज्यादा पूछा जाता है। कोई अगर आप याद कर लेते हैं 2-4 दिन में भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी को समझ लेते हैं बेसिकली आपका भूलना असंभव है। तो इसी थ्योरी को लेकर आए जो कि पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रपति जो कि संविधान में भी आता है, जो कि संसद में भी आता है। संसद वाले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। उस वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखें तो प्लीज आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें होगा संसद से रिलेटेड 2-3 वीडियो होगा, उनको आप देख लीजिए ताकि इनसे रिलेटेड जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा वो आपको 100% दूर हो जाएगा। अगर जब आप उसको देखने के बाद इसको देखते हैं ना, आपको बहुत ही ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए, राष्ट्रपति जो कि हम लोग का टॉपिक चल रहा है ऑलरेडी, उसी का भाग 2 आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। जो कि पूरा खत्म नहीं हो पाया था, जो कि महाभियोग तक चला था। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, महाभियोग तक हम लोग बात किए थे। जो कि लोकसभा से स्टार्ट हुआ था, कैसे 14 दिन प्रोसेस होने के बाद वो जाकर राज्यसभा में जाकर उसका वोटिंग होने के बाद तब जाकर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये हम लोग क्लियर कर चुके थे। बाकी बात समझते हैं आगे कि राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करता है, क्या करता है और इसका क्या कार्य है। इसके मुख्य नियुक्ति को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के अधिकार को हम लोग समझते हैं। राष्ट्रपति के बारे में तो समझ लिए, कैसे इसका चुनाव होता है, कैसे क्या क्या होता है, कैसे महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, ये सभी समझ चुके हैं। अब इसके अधिकार की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रपति के निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो होता है, यहाँ पर है निम्नलिखित लिखा हुआ, इन्हीं सब में से इन सबों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति देखिए किन किन चीजों की, किनका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और है एक जो कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। जो कि संसद वाले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है, जिसे महत्वपूर्ण बोला जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट अंग है ना, पार्ट ऑफ संसद। उसी में से चलिए समझते हैं राष्ट्रपति का अधिकार। अधिकार में जो कि राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है उनको पहले समझते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। आपके माइंड में कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि ये अपनी मर्जी से करता है। प्रधानमंत्री की सलाह लेने के बाद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री तो चुनाव के बावजूद बनता है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। और आगे बात आता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप सुने होंगे सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय। इसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसका नाम सुने होंगे आप लोग, है कि नहीं? और उसका न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करती है। और है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायवादी। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करती है। भारत का मुख्य न्यायवादी, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और आगे है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। देखिए लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और है वित्त आयोग। वित्त आयोग के
वित्त आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते। देखिए इनका कार्य क्या क्या है। वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करना, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति करना, मुख्य न्यायवादी की, भारत का मुख्य न्यायवादी जो है उनकी भी नियुक्ति करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इन दोनों के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का भी गठन करता है। मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। और एक है जो कि राज्य के राज्यपाल, आप लोग सुनेंगे हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, और उनकी वो राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। क्लियर? यह तो हो गया। चलिए आगे समझते हैं। देखिए जैसे कि हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। किसका अंग है? अभिन्न अंग। संसद का अभिन्न अंग है कौन? राष्ट्रपति, है ना। देखिए संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। देखिए संसद द्वारा जो भी पारित किया जाता है, जो भी कानून पारित किया जाता है, जो भी कानून पर विचार विमर्श किया जाता है, बनाया जाता है, और उस पर जो राष्ट्रपति का जब तक अनुमोदन नहीं किया जाएगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। जब तक कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर उसमें नहीं लगेगा, राष्ट्रपति का सुझाव उसमें नहीं दिया जाएगा, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। मतलब संसद के द्वारा जो भी विधेयक पारित किया जाता है उनको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर वो नहीं, वो उसको पढ़ने के बाद अगर लगा नहीं ये कानून होना चाहिए रिलेटिव ये सही है, तो वो उसमें हस्ताक्षर करके वो कानून बन जाता है। जब वो कर देता है, अनुमोदन कर देता है, तो वो कानून बन जाता है। अगर उसको लगता है नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो उसको वहीं पर वो छोड़ देता है, तो उससे उसको कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है, आप उसको नहीं पूछ सकते हैं। क्लियर? अब बात देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति होती है। देखिए राष्ट्रपति के पास एक अभिन्न शक्ति ये होती है कि अनुच्छेद 72 में यह बताया गया है कि किसी भी दोषी अगर सजा देने वाला है, कोई भी अपराध, कोई भी दोषी किया है, अपराध किया है, तो अगर वो चाहे तो उसको उसकी सजा को माफ कर सकता है। अनुच्छेद 72 में यह बताया गया है कि अगर कोई भी अपराधी अगर अपराध किया तो उसकी सजा का माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ये शक्ति उनके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। क्लियर? और हमारे देश का जो तीनों सेना है, हमारे देश के तीनों सेना का भी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। ये तो हो गया क्लियर। अब बात आता है अगर राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो किनको देगा? तो राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र इसको उपराष्ट्रपति को देगा। किनको? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर राष्ट्रपति ये चाहे कि नहीं हमको त्यागपत्र देना है, इस्तीफा देना है, तो त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक उसके कार्यभार को संभाल सकता है। अधिकतम कितने? अधिकतम 6 माह तक उसके कार्यभार को, राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल सकता है कौन? उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इस्तीफा लेटर किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। क्लियर? यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इस्तीफा देने के बाद 6 माह तक उसका पद उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। जैसे कि हम आपको बताए कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो 6 माह तक उपराष्ट्रपति उसका पद को संभाल सकता है। 6 माह तक, अधिकतम की बात करें, मैक्सिमम। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। देखिए संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यों को चुनने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति होती है। क्लियर? अधिक संसद के सदस्य में से लोकसभा के 2 सदस्य जो कि आंग्ला भारतीय समुदाय के होते हैं। देखिए संसद के सदस्य में जिनको चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, उसमें से लोकसभा के 2 सदस्य को चुनते हैं राष्ट्रपति जो कि आंग्ला भारतीय समुदाय के होते हैं, और राज्यसभा के 12 सदस्य चुनते हैं जो कि कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों, इन सभी से रिलेटेड जुड़े होते हैं। देखिए लोकसभा के 2 सदस्य जो कि आंग्ला भारतीय समुदाय से जुड़े होते हैं, बाकी राज्यसभा के 12 सदस्य चुनने की शक्ति किनको होती है?
राष्ट्रपति को। कुल मिलाकर 14 सदस्यों को चुनने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, जिसमें कि 12 सदस्य राज्यसभा का हुआ और 12 सदस्यों में से कोई कला से होगा, कोई साहित्य से, कोई पत्रकारिता से, कोई विज्ञान से, तो कोई सामाजिक कार्यों से, इन सभी से जुड़ा हुआ रहता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों की चुनने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, और 2 लोकसभा के सदस्यों की, जो कि आंग्ला भारतीय समुदाय के होते हैं। क्लियर? बाकी और एक महत्वपूर्ण बात है कि नोट में देखिए, ये इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे नोट में ये महत्वपूर्ण बात है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। देखिए, संसद के सदनों का जो संयुक्त सत्र, दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति बुला सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ऐसे में, कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। उसके पास ये पावर होती है, वो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को बुला सकता है जब चाहे, है कि नहीं? ये पावर राष्ट्रपति के पास होती है। आप चलिए जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है, जो कि राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां क्या होती है। आप लोग सुनेंगे कि आपातकाल जो हमारे संविधान में लिया गया है, वो कहां से लिया गया था? जर्मनी से, जिसमें हम आपको बताए हुए थे कि ट्रिक के माध्यम से, कि मतलब जम गई मनी, अर्थात मनी जम गई तो वहां जर्मनी से लिया गया आपातकाल को, मतलब कहीं पर भी मनी जम जाएगा तो वहां पर आपातकाल लग जाता है। ये हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताए। अगर आप वो वीडियो का अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाइए, देखिएगा जरूर उनको। तो ये राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियों को जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं। देखिए, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कितने प्रकार का? संविधान में, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कितने? 3 प्रकार, ओनली 3 टाइप्स। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल एक है 352, एक है आर्टिकल 356, एक है आर्टिकल 360। देखिए, इसमें डिफरेंस रखिएगा यार, कि जैसे 52 हुआ, 52 3 छोड़ दीजिएगा बीच में, 52 3, 55 का 3 इसको हटा दीजिए, 55 के बाद 56 आया, उसमें फिर से 3 हटा दीजिए, 56 3 59 हटा दीजिए, ये 60, मतलब 3 बीच में हटा दीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। 352 है, 356, 360 आर्टिकल। देखिए, 352 आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। आर्टिकल 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन। आप लोग सुने होंगे कहीं पर, अगर वोटिंग होती है तो वहां किसी भी स्टेट में अगर वोटिंग होती है तो वहां पर मांग किया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, है कि नहीं? तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है। और आर्टिकल 360 में जो बताया गया है, तो वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक भारत में कभी नहीं लगा है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा है, ये ध्यान रहे। क्लियर? ये हो गया। ये तो 3 प्रावधान था, जो कि आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रीय राज्य में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक नहीं लगा हमारे देश में। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। देखिए, अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अब तक 3 बार लगी है हमारे देश में। कितने बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगी है। और ये राज्य में राष्ट्रपति शासन, ये तो लगते रहते, बहुत बार लगा है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारे देश में अब तक 3 बार लगा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको जानते हैं कंडीशन इसका क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है तो क्यों लगता है, किस वजह से, कब लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल में, इसका कंडीशन जानते हैं। देखिए, पहला युद्ध में अगर कहीं छिड़ गया तो उसमें लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा, बाह्य आक्रमण, कोई आक्रमण कर दिया, कोई देश या कोई बाहरी देश, बाह्य आक्रमण, उसमें लगता है। और सशस्त्र विद्रोह में उसमें भी लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, लगा सकते हैं इसमें। ये तो था कंडीशन। जानते हैं आखिर हमारे देश में जो 3 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, कब कब लगा, वो जानते हैं। पहली बार देखिए, याद रखिएगा, पहली बार 1962 में लगा था, भारत चीन के युद्ध में, जो कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 ईस्वी में। और दूसरी बार लगा 1971 ईस्वी में, क्योंकि भारत पाक का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में।
और उसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगा था हमारे देश में। और पहली बार कब हुआ था? 1962 ईस्वी में, जिसमें भारत और चीन का युद्ध हुआ था। और दूसरी बार 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और तीसरी बार जो लगा था, तीसरी बार जो 1975 ईस्वी में लगा था, कब? 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरी बार 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगा था। तो ये 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगा है। क्लियर? और वित्तीय आपातकाल याद रहे, अभी तक हमारे देश में कभी भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, अभी तक नहीं लगा है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन, ये तो मांग किया जाता है किसी भी स्टेट में अगर चुनाव हो रहा है तो मांग किया जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल ये लगाया जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्लियर? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। अगर आपको नहीं अभी भी लगता है नहीं रिलेटिव में अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए ताकि आपका कंफ्यूजन हम दूर कर पाए। अगर आपको अभी तक इसमें लग रहा है समझ में नहीं आ रहा शुरू से, तो आप प्लीज वीडियो को आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए और फिर से देखिए। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको 100% समझ में आएगी ये वीडियो, क्योंकि ये थ्योरी है, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है जो कि आपके माइंड में अटैक नहीं करेगा। ये अगर आप इसकी थ्योरी शुरू से आप इसका फर्स्ट वीडियो देखने के बाद अगर आप ये सेकंड वाला देख रहे हैं तो आपको 100% है मेरी गारंटी कि आपको समझ में आएगा। लेकिन आप इसका पहले भाग 1 देख लें तो जो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी ये जो राष्ट्रपति टॉपिक था ये आज खत्म हो चुका है। बाकी इसका अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा ताकि हम इसका क्वेश्चन आपके समक्ष लाएंगे। इनमें कौन कौन किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है कि नहीं? तो चलिए ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए आज का क्लास यहीं पर एंड अप करते हैं। बाकी आपसे फिर से मिलते हैं अगले सेशन के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नई सोच, नई ऊर्जा, नई साहस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।